होने वाला है। इस बार बीजेपी को अपने दम पर पूरा बहुमत नहीं मिला। सरकार चलाने के लिए उसे अब एनडीए के अपने सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। देखिए रिपोर्ट। I support Shri Narendra Modi ji as the leader of the NDA parliamentary party. कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मोदी सरकार 3.0 को लेकर तैयारियां तेज हैं। मोदी कैबिनेट की नई टीम तैयार हो रही है। संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सामने आ रही है। बीजेपी के संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, 40 से ज्यादा मंत्रियों के नाम। मोदी मंत्रिमंडल के संभावित नामों में से 6 नाम यूपी के हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी के 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। राजनाथ सिंह का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। जयंत चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं। अनुप्रिया पटेल को फिर से मौका मिल सकता है। जितिन प्रसाद और दिनेश शर्मा का नाम लिस्ट में है। हरदोई से सांसद जयप्रकाश रावत को जगह मिल सकती है। यूपी के अलावा मोदी मंत्रिमंडल में एनडीए के सहयोगी दलों के संभावित चेहरों के नाम भी सामने आ गए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आंध्र प्रदेश से राम मनोहर नायडू को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। कर्नाटक से जेडीएस के कुमारस्वामी को मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा बिहार से ललन सिंह, चिराग पासवान, संजय कुमार झा, रामनाथ ठाकुर, सुनील कुमार, कौशलेंद्र कुमार और जीतन राम मांझी का नाम शामिल है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का निमंत्रण पत्र सामने आ गया है। जिन लोगों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए बुलाया गया है, उन्हें ये निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। शपथ ग्रहण से पहले विदेशी मेहमानों का सिलसिला शुरू हो गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया है। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जुगनौथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। कल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ श्रमजीवियों को भी आमंत्रित किया गया है। सेंट्रल विस्टा से जुड़े मजदूर, उत्तराखंड के रैट माइनर्स को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही स्वच्छता कार्यकर्ता और लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का आयोजन होगा। डिनर में बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल पीएम मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, जिसके लिए नई दिल्ली वीवीआईपी एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा, तो इसके लिए एक तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अन्य एजेंसियां, चाहे बात करें खुफिया विभाग की बात करें या अन्य पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें, वो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर तैयारी की जा रही है। उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 तारीख जो है निश्चित तौर पर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख बन सकती है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी जीत दर्ज कर देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, पर उससे पहले
जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी ने बड़ा बयान दे डाला है। त्यागी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया था, पर नीतीश जी ने ऑफर ठुकरा दिया था। त्यागी के बयान पर महागठबंधन और एनडीए के नेता आमने सामने हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पीएम पद को लेकर जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी ने बड़ा दावा किया है, जिस पर सियासत गर्मा गई है। त्यागी ने कहा है कि इंडी अलायंस से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता कहते हैं कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ ही रहेंगे। अब हम एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, इसको मजबूत करेंगे। कल नीतीश जी ने भी इस तरह का वक्तव्य दिया है। हाँ, ये सच है कि नीतीश जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर किया गया था, जिसे हम लोगों ने रिजेक्ट किया। केसी त्यागी के बयान पर सियासत सुलग गई है। महागठबंधन के नेता त्यागी के दावे को गलत बता रहे हैं और निशाना एनडीए पर साध रहे हैं। हमें मालूम है कि नीतीश कुमार जी के पास लंबा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है और इंडिया अलायंस चाहती थी कि एक्सपीरियंस का फायदा इंडिया अलायंस को मिले। खैर, वो एनडीए में चले गए हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ और हम लोग तो चाहेंगे कि वो वहाँ प्रधानमंत्री बने। मैं बिहारी हूँ, मैं चाहूंगी कि बिहार के कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। ये सब अटकलबाजियां हैं। किसी ने ऐसा कोई ऑफर किसी को नहीं दिया। कांग्रेस खुद 100 एमपी की पार्टी बन उभरी है। हमारे गठबंधन को अच्छा खासा संख्या है, तो किसी दूसरे गठबंधन के व्यक्ति को क्यों इस तरह का ऑफर करते हैं? त्यागी के बयान पर विपक्ष भले निशाना साध रहा हो, पर जेडीयू और बीजेपी के नेता कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कस रहे हैं। जब उस समय संयोजक बनाने की बात थी तो उस समय ये लोग इग्नोर किए। अब उनको जरूरत पड़ गई है। इन हमारे नेता की शख्सियत के बारे में, इनकी जो कद है इनका, हमारे नेता का, वो उनको मालूम नहीं था लगता है पहले। अब उन्हें जरूरत हो गई है, तब अब ऑफर दे रहा है। अब समय चुक गई। कांग्रेस पार्टी की हालत देख के वो गाना याद आ रहा है, तुम बिन तड़पे जल बिन मछली। हाय रे बेचारी कांग्रेस पार्टी, 15 साल हो गए, 100 का आंकड़ा नहीं पार कर सकी और अब तमाम तरह के शिगुफे लगाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को तो ऐसे देख रहे हैं जैसे बिल्ली ऐसे करके नीचे से देखती रहती है कि छीका फूटेगा मैं दही चाट लूंगी। ये बहुत मेहनत करना है। नरेंद्र मोदी लगातार 3 जीत दर्ज कर तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पर उससे पहले ही जेडीयू नेता केसी त्यागी के बयान पर छिड़ गया है सियासी घमासान। इस बीच अब सभी की नजर रविवार शाम पर टिक गई है, जब नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म के लिए पीएम पद की शपथ लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 के नतीजों से विपक्षी इंडिया गठबंधन खेमे में खुशी का माहौल तो जरूर है, लेकिन 2024 का चुनाव कई बड़े राजनीतिक दलों के लिए भविष्य तय करने वाला था। खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, तो बंगाल में ममता बनर्जी का। क्योंकि इस बार न सिर्फ विपक्ष की प्रतिष्ठा का सवाल था, बल्कि अगर नतीजे 2019 जैसे आते तो कई क्षेत्रीय दलों का वजूद ही खतरे में पड़ जाता। देखिए रिपोर्ट। 2024 के चुनाव में विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। राहुल गांधी ने जहां यात्रा के जरिए कांग्रेस की खोई विरासत को फिर से पाने के लिए पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की लंबी यात्रा की, तो दूसरी तरफ यूपी में अखिलेश यादव ने एमवाई के समीकरण के बाहर निकलकर ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की कि बीजेपी को आधी सीट भी नहीं मिल पाई। कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र में था, जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए अपने सारे योद्धाओं को मैदान में उतार दिया था। ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है
और लोकतंत्र की जीत है। ये चुनाव कुछ नेताओं के लिए न सिर्फ प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था, बल्कि ये चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य को भी तय करने वाला था। महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने के बाद सवाल ये था कि जनता किसे बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी मानेगी और किस गुट को असली शिवसेना मानेगी। यही वजह थी कि उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव सिर्फ विपक्ष को जिताने का नहीं था, बल्कि अपनी खोई साख को बचाने का था। देखिए, ऐसे बहुत से नेता हैं जो चुनकर भी आए हैं संसद में, उनको पता चला असली नकली क्या है। मोदी और शाह और चुनाव आयोग किसी की पार्टी असली नकली तय नहीं कर, जनता तय करती है। ये सब अब विधानसभा में भी पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी का उत्तराधिकारी बनने को लेकर अलग हुए अजित पवार ने शरद पवार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। सवाल यहां भी वही था कि असली एनसीपी कौन है, लेकिन सियासत के मास्टर शरद पवार ने इंडिया अलायंस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में ऐसा समीकरण बनाया कि भतीजे अजित पवार की एक न चली और महाराष्ट्र की सियासत में चाचा ने भतीजे को जोरदार पटकनी दे दी। हम तो अपेक्षित है, पवार साहब और उद्धव जी और राहुल जी और प्रियंका जी तो पहले से कह रहे थे कि ऐसा ही परफॉर्मेंस होगा। यूपी और बिहार की लड़ाई महाराष्ट्र से अलग थी। यहाँ भले ही पार्टी में टूट नहीं हुई थी, लेकिन सवाल यहाँ भी पार्टी की प्रतिष्ठा और भविष्य को लेकर था, क्योंकि एक तरफ जहाँ यूपी में अखिलेश यादव 2019 के चुनाव में सिर्फ 5 सीट जीत पाए थे, जबकि बिहार में आरजेडी का तो खाता तक नहीं खुला था। ऐसे में अगर इस बार भी अखिलेश और तेजस्वी के मन मुताबिक नतीजे नहीं आते, तो न सिर्फ पार्टी के भविष्य पर सवाल उठता, बल्कि दोनों युवा नेताओं की विश्वसनीयता भी पार्टी के अंदर ही कटघरे में खड़ी होती। देखिए, लोकतंत्र में और गिनती जब होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। आस हमेशा बनी रहनी चाहिए, उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई बंगाल में थी, जहां ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ने यहां टीएमसी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में उनके सामने एक तो बीजेपी और दूसरा कांग्रेस से लड़ने की दोहरी चुनौती थी। कहा तो यहां तक जा रहा था कि अगर बीजेपी ने यहां अपनी सीटें बढ़ा ली तो इसका असर 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर होगा ही, साथ ही ममता बनर्जी के सियासी भविष्य को भी तय करने वाला होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल में ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों परास्त हो गए। बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर भारत में हुआ और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के आंकड़े को छू नहीं पाई। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने हिंदी पट्टी के राज्यों में खासकर उत्तर प्रदेश में कमाल का प्रदर्शन किया, जिसके दम पर 10 साल में पहली बार एक मजबूत विपक्ष देश को मिला। विपक्ष अपने प्रदर्शन से खुश है ही, लेकिन विपक्ष की खुशी की वजह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी हैं, जिसके पास इस वक्त सत्ता की चाबी है और ये दोनों एनडीए का हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरह से पटना से लेकर दिल्ली आते वक्त तेजस्वी और नीतीश कुमार की मुलाकात और बातचीत हुई, उससे भी विपक्षी खेमा काफी उत्साहित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुशी से झूमती नजर आ रही हैं। सुनीता ने स्पेस स्टेशन पर परीक्षण मिशन पर गई थी और ये मिशन 14 जून तक का है। इसके बाद वो धरती पर वापस आ जाएंगी। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स का नया अंदाज। स्पेस स्टेशन पर झूमी सुनीता। कामयाबी की खुशी सुनीता विलियम्स के चेहरे पर साफ नजर आई। वो खुद को रोक नहीं पाई और खुशी से डांस करने लगी। चेहरे पर गजब का उत्साह था। ये वीडियो तब का है जब वो स्टारलाइनर यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची थी।
स्टेशन में उनके कई साथी पहले से ही मौजूद थे। उन्हें देखकर सुनीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो स्पेस स्टेशन पर डांस करने लगी। इसके बाद उन्होंने दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को गले लगा लिया। उन्होंने भी सुनीता विलियम्स का जोरदार स्वागत किया, जो ये साफ दिखा रहा था कि अपनी मंजिल तक पहुंचने की चुनौती और उसे पार करने की खुशी क्या होती है। सुनीता के स्पेस स्टेशन में पहुंचते ही घंटी बजाई गई। ये एक परंपरा है, जब भी कोई नया अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पहुंचता है तो बाकी एस्ट्रोनॉट्स घंटी बजाकर उसका वेलकम करते हैं। सुनीता के साथ स्टारलाइनर यान से अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे बुच विल्मोर का भी स्वागत किया गया। अंतरिक्ष की दुनिया जितनी रोचक और रोमांच से भरी दिखती है, उससे कहीं ज्यादा चुनौतियां आती हैं। लेकिन एक एस्ट्रोनॉट की सबसे बड़ी खासियत चुनौती से डील करना ही है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने अपने नाम एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर नए अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। 58 साल की विलियम्स इस परीक्षण उड़ान की पायलट है, तो 61 साल के विल्मोर इस मिशन के कमांडर हैं। सुनीता बुधवार को अपने सहकर्मी बुच विल्मोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुई थी। 26 घंटे के बाद वो गुरुवार को स्टेशन पहुंची। साल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के दौरान वो अंतरिक्ष में ट्रायथलॉन पूरा करने वाली पहली महिला थी। इससे पहले सुनीता विलियम्स ने साल 2006, 2007 और 2012 में इंटरनेशनल स्पेस पर अपने मिशन के दौरान एक महिला के सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। सुनीता विलियम्स साल 1987 में अमेरिकी नौसेना अकेडमी से ट्रेनिंग लेने के बाद नेवी से जुड़ी थी। उन्हें साल 1998 में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना था। वो 2 अभियानों का हिस्सा बनी। वो फ्लाइट इंजीनियर और कमांडर के रूप में काम कर चुकी हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर लगभग 1 हफ्ते तक रहेंगे। इस दौरान वो स्पेस स्टेशन पर जरूरी प्रशिक्षण में मदद और वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे। अभियान पूरा करने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट 14 जून को स्टारलाइनर यान में सवार होकर धरती की तरफ रवाना होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अमेरिका और वेस्टइंडीज में क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी कि T20 विश्व कप चल रहा है और जहां हर रोज एक के बाद एक उलटफेर देखने को मिल रहा है। कल 2 मुकाबले ऐसे हुए जिसमें 2 ऐसी टीमों की हार हुई जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। T20 में उलटफेर जारी। अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड पर भारी। सांस रोक देने वाले मुकाबले में श्रीलंका की हार। बांग्लादेश सुपर 8 के लिए तैयार। T20 विश्व कप में हर रोज उलटफेर हो रहा है। अफगानिस्तान की टीम अपने T20 वर्ल्ड कप 2024 के अभियान का आगाज इतने धमाकेदार अंदाज में करेगी, शायद ही किसी ने ऐसा सोचा हो। पहले मैच में युगांडा पर बड़ी जीत। अब न्यूजीलैंड पर अफगानिस्तान ने इतिहास रचा, क्योंकि उसने न्यूजीलैंड को T20 क्रिकेट में पहली बार हराया। गयाना में खेले गए मुकाबले में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी और 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन बनाए। अब बारी न्यूजीलैंड की थी, लेकिन अफगान लड़ाकों ने पिच पर ऐसा खेल दिखाया कि कीवी टीम महज 75 रन पर ऑल आउट हो गई। अफगान की घातक गेंदबाजी के आगे विलियमसन की सेना 15.2 ओवर्स में घुटने टेक गई। इस जीत के हीरो रहे रहमानुल्लाह गुरबाज, जिसने 56 बॉल में 80 रन की पारी खेली, टीम के स्कोर को लगातार आगे बढ़ाया, शानदार शुरुआत दी और इब्राहिम जारदान के साथ 103 रन की साझेदारी की। इब्राहिम जारदान ने 41 गेंदों पर 44 रन बनाए, टीम को संभाला। फजल हक फारूकी, जिसने पारी की पहली ही बॉल पर फिन एलन का विकेट लिया। फारूकी ने हर ओवर में 1 विकेट चटकाया, मतलब फारूकी ने 3.2 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट लिए। राशिद खान, जिसने मिडिल ओवर में मैजिक किया। राशिद ने पावर प्ले के तुरंत बाद विकेट न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन का लिया। 9वें ओवर में माइकल ब्रेसवेल और मार्क चैपमैन के विकेट लेकर राशिद ने न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। 13वें ओवर में उनका चौथा शिकार बने लॉकी फर्ग्यूसन रहे, मतलब राशिद ने अपने 4 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम एक के बाद एक विकेट गंवाती रही। विश्व कप इतिहास में पहली बार अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को धराशायी किया। दूसरी तरफ अमेरिका के डलास स्टेडियम में ग्रुप डी के मुकाबले में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बांग्लादेश ने श्रीलंका को एक रोमांचक मुकाबले में हरा दिया।
बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 124 रन बनाए और बांग्लादेश को 125 रन का टारगेट दिया, जबकि जवाब में बांग्लादेश ने 19 ओवर में। चलिए फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे आप देखिए राजस्थान की तमाम बड़ी खबरें मारो राजस्थान में, और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।